ऑस्कर विजेता अभिनेता जीन हैकमैन और उनकी पत्नी की मौत संदेह के घेरे में है। उनके शव सांता फे स्थित उनके घर में मिले थे। दंपत्ति को कई दिनों से किसी ने नहीं देखा था और अधिकारियों का कहना है कि उनकी मौत काफी समय पहले हो चुकी थी। इसमें बेट्सी हैकमैन की मृत्यु से पहले उनकी खोज के बारे में जानकारी और पुलिस अधिकारियों के नजरिए से घटनाक्रम का ब्यौरा शामिल है। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जब संघीय जांचकर्ता 26 फरवरी 2025 की ठंडी सुबह जीन हैकमैन के एकांत सांता फे हवेली में दाखिल हुए तो मामला बिल्कुल सीधा सादा लग रहा था। बाहर से बंद एक घर के अंदर 2 बुजुर्ग लोगों की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई थी। कुछ ही घंटों में सब कुछ पूरी तरह बदल गया क्योंकि हैकमैन की निजी लाइब्रेरी में डेस्क पर एक लैपटॉप खुला पड़ा था और जब एफबीआई ने उसमें मौजूद सामग्री देखी तो उन्होंने मामला बंद नहीं किया बल्कि उसे और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने संघीय संसाधनों को बुलाया। उन्होंने संपत्ति के अंदरूनी हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया और फिर वे पूरी तरह से चुप हो गए। उन फाइलों में क्या था, इसके बारे में एक भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। न ही इसकी पुष्टि की, न ही खंडन किया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। उस संपत्ति पर उन्हें और क्या-क्या मिला या एक सामान्य कल्याण जांच के लिए संघीय हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीन हैकमैन 95 वर्ष के थे। उनका निधन शांतिपूर्वक उनके घर में हुआ। यही पूरी कहानी होनी चाहिए थी। तो फिर एफबीआई उस लैपटॉप में क्या था, इस बारे में बात क्यों नहीं कर रही है? वो द्वार जो खुल ही नहीं रहे थे। 26 फरवरी 2025 की सुबह उस संपत्ति पर काम करने वाले एक मिस्त्री ने पहली कॉल की। वह कई दिनों से हैकमैन एस्टेट के अंदर किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। फोन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। संदेश गायब हो गए। कई सालों से शांति और सुनियोजित ढंग से चल रहा वह परिवार अचानक अंधेरे में डूब गया और उस घर की 4 दीवारी के बाहर कोई भी यह नहीं बता सका कि ऐसा क्यों हुआ। अब अभिनेता जीन हैकमैन की मौत की जांच से जुड़े नए विवरण सामने आए हैं, जिनमें हाल ही में जारी किया गया वीडियो भी शामिल है। पुलिस अधिकारी उत्तरी न्यू मैक्सिको की तलहटी से होकर गुजरने वाली एक लंबी घुमावदार कच्ची सड़क से निकले। सड़क के दोनों ओर पियोन और जुनिपर के पेड़ इतने घने थे कि दृश्यता इतनी अवरुद्ध हो गई थी कि मुख्य घर तब तक दिखाई नहीं देता था जब तक आप लगभग गेट के पास न पहुंच जाएं। पड़ोसियों ने लंबे समय से हैकमैन की संपत्ति को इस क्षेत्र की सबसे एकांत संपत्तियों में से एक बताया था। सड़क से गतिविधि का अवलोकन करना लगभग असंभव था। किसी भी आम आगंतुक के पास वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। जब पुलिसकर्मी परिसर के घेरे पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि द्वार बंद थे। असल बात तो यह है कि उस एक छोटी सी जानकारी ने पूरी जांच का रुख ही बदल दिया, वो भी आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही। संपत्ति को इस तरह से बनाया गया था कि जब तक अंदर मौजूद कोई व्यक्ति जानबूझकर उसे न खोले तब तक वह सील बंद ही रहेगी। मजबूत बाड़बंदी, निगरानी प्रणाली, 24 घंटे निगरानी वाले नियंत्रित प्रवेश द्वार। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई गलती से प्रवेश द्वार को असुरक्षित छोड़ दे। हर प्रवेश द्वार का एक उद्देश्य था। हर ताला जानबूझकर लगाया गया था। पुलिसकर्मियों ने फिर भी उन्हें तोड़कर परिसर में प्रवेश किया। अंदर का सन्नाटा बेहद भयावह था। न कोई वाहन, न कोई कर्मचारी, न खिड़कियों में कोई रोशनी। विशाल घर पेड़ों के बीच बिल्कुल शांत खड़ा था, मानो उसमें कोई हलचल न हो। ऐसा लग रहा था मानो निजता का एहसास कम और कुछ थम सा गया हो। अधिकारी घर की ओर बढ़े, अंदर गए और उन्हें जीन हैकमैन और उनकी पत्नी बेट्सी अराकावा के शव मिले। पुलिस के बॉडी कैमरा फुटेज में पुलिसकर्मियों को 65 वर्षीय अराकावा बाथरूम में मृत अवस्था में मिली।
95 वर्षीय हैकमैन का शव रसोई के पास मुख्य द्वार के नजदीक मिला। चिकित्सा जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि 65 वर्षीय अराकावा की मृत्यु गंभीर वायरल संक्रमण के कारण हुई थी। 95 वर्षीय हैकमैन की कुछ दिनों बाद हृदय गति रुकने और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मृत्यु हो गई। आधिकारिक बयानों में कहा गया कि दोनों मौतों में से कोई भी हिंसा का परिणाम नहीं थी। कागज पर यह स्पष्टीकरण एक त्रासदी जैसा प्रतीत होता है। एक सुनसान घर में दो बुजुर्ग अकेले ही दम तोड़ रहे थे। मदद पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई। लेकिन जांच यहीं खत्म नहीं हुई और यहीं से कहानी में अजीब मोड़ आने लगते हैं, क्योंकि जब अधिकारियों ने संपत्ति की फोरेंसिक जांच शुरू की तो हैकमैन की निजी लाइब्रेरी में डेस्क पर खुली पड़ी हुई पहली चीजों में से एक लैपटॉप था। उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि उसमें क्या था। उन्हें अभी तक यह भी नहीं पता था कि लाइब्रेरी क्या छिपा रही थी। लेकिन उन्होंने तुरंत उस डिवाइस को चिह्नित कर लिया और उस स्क्रीन पर उन्हें जो कुछ भी मिला उसी के चलते यह मामला पहले दिन खत्म होने से पहले ही सामान्य मामला नहीं रह गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, और मेरा वादा है आप जरूर जानना चाहेंगे, तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आप इसका एक भी अध्याय न चूकें। वह कमरा जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 2004 में अभिनय से संन्यास लेने के बाद जीन हैकमैन ने अपना पूरा जीवन लेखन में समर्पित कर दिया था। ऐतिहासिक उपन्यास, थ्रिलर, ऐसी पुस्तकें जो अमेरिकी इतिहास, सैन्य रणनीति और गोपनीय सरकारी कार्यक्रमों के प्रति उनके जुनून पर आधारित थीं। पिछले वर्षों में उस संपत्ति का दौरा करने वाले मित्रों ने लगातार उनके निजी पुस्तकालय को घर का केंद्र बताया। वह कमरा जहां वे अपने जागने का अधिकांश समय बिताते थे। इसीलिए जांचकर्ता सबसे पहले वहीं गए। पहली नजर में पुस्तकालय साधारण सा लग रहा था। हर दीवार पर लंबी लंबी किताबों की अलमारियां लगी थीं। गर्म रोशनी में प्राचीन फर्नीचर रखा हुआ था। फ्रेम में सजी कलाकृतियों और बिखरी हुई पांडुलिपियों के साथ साथ दुर्लभ पुस्तकें सावधानी पूर्वक व्यवस्थित की गई थीं। प्रथम संस्करणों के बगल में विस्तृत रूप से टिप्पणी युक्त शोध सामग्री रखी थी। पृष्ठों के बीच हस्तलिखित नोट्स रखे हुए थे। अलमारियों में सैकड़ों पुस्तकें रखी थीं। अमेरिकी इतिहास, गृह युद्ध की रणनीति, वास्तुकला, शीत युद्धकालीन अवसंरचना, सैन्य जीवनी। पहली नजर में तो सब कुछ अस्त व्यस्त नहीं लग रहा था, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने सावधानी पूर्वक उस जगह की छानबीन शुरू की तो उन्हें कुछ और ही नजर आया। किताबें इधर उधर से हटाई और रखी गई थीं। लकड़ी के फर्श पर एक भारी कुर्सी के घिसटने के निशान साफ दिख रहे थे। कई दराजें आधी खुली हुई थीं, जिससे लग रहा था कि किसी ने जल्दबाजी में उनमें रखी चीजें निकाली और उन्हें बंद करने की जहमत नहीं उठाई। कुछ अलमारियों पर जमी धूल के धब्बे असमान थे। हाल ही में कोई इस कमरे में काम कर रहा था और उन्होंने इस बारे में सावधानी नहीं बरती थी। फिर उन्होंने लैपटॉप को दोबारा देखा। ब्राउजर हिस्ट्री, फोल्डर संरचना, डेस्कटॉप पर खुले हुए दस्तावेज। हैकमैन अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले जो भी शोध कर रहे थे वह विशिष्ट, व्यवस्थित और गहन था। चिकित्सा जांचकर्ताओं का मानना है कि दंपत्ति की मृत्यु लगभग 1 सप्ताह के अंतराल पर हुई, जिसमें अराकावा की मृत्यु हंता वायरस से हुई, जबकि हैकमैन की मृत्यु कुछ दिनों बाद हृदय रोग से हुई, जिसमें अल्जाइमर भी एक सहायक कारक था। जांचकर्ताओं ने स्क्रीन पर जो कुछ देखा उसका मिलान करना शुरू कर दिया और उनके आसपास की अलमारियों में विषय रखे हुए थे। शीत युद्ध के दौरान निर्माण कार्य, उत्तरी न्यू मैक्सिको में भूमिगत प्रतिष्ठान, 20वीं शताब्दी के मध्य के वर्गीकृत संघीय कार्यक्रम। यह शोध किसी उपन्यास की पृष्ठभूमि सामग्री जैसा नहीं लग रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो कोई व्यक्ति पहले से मिली जानकारी की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा हो। और जरा यह भी जान लीजिए, तभी एक एजेंट की नजर दीवार पर पड़ी। किताबों की अलमारियों के एक हिस्से के पीछे लकड़ी की पैनलिंग आसपास के फ्रेम से ठीक से नहीं लगी थी। एक छोटी सी खामी। यह ऐसी चीज है जिसके पास से आप हजारों बार गुजर जाएंगे और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा, लेकिन एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो इसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। गौर से देखने पर पता चलता है कि लकड़ी के फ्रेम में ही एक छिपा हुआ यांत्रिक ट्रिगर लगा हुआ है। किताबों की एक कतार के पीछे बैठे हुए आदमी के हाथ की सटीक ऊंचाई पर एक छोटा सा सक्रियण बिंदु छिपा हुआ था। जब जांचकर्ताओं ने इसे सक्रिय किया तो दीवार का एक हिस्सा सटीक यांत्रिक सहजता के साथ अंदर की ओर खिसक गया। एक छिपा हुआ पैनल चुपचाप अंधेरे में खुल गया। इसके पीछे एक संकरी पत्थर की सीढ़ी थी जो धरती में उतर रही थी। टीम में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि नीचे क्या इंतजार कर रहा है। सुरंग को क्या याद है, हर कदम के साथ सीढ़ियां और गहरी होती गईं। हवा तेजी से बदल गई, ठंडी हो गई, भारी। जंग की हल्की सी धात्विक गंध लिए हुए और उस तरह की नमी लिए हुए जो केवल उन पत्थरों में जमा होती है जिन्होंने दशकों से सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। टॉर्च की रोशनी खुरदरी सतहों पर पड़ी, जिससे ऐसी दीवारें दिखाई देने लगीं जो 20वीं सदी के अधिकांश समय तक अछूती प्रतीत होती थीं। इस सुरंग की खासियत यह थी कि यह किसी एक चीज जैसी नहीं दिखती थी। ऐसा लग रहा था मानो अलग अलग पीढ़ियों में कई अलग अलग परियोजनाएं एक दूसरे के ऊपर बनाई गई हों। ऊपरी हिस्सों में जानबूझकर आधुनिकीकरण किया गया था। कंक्रीट के खंभे लगे थे, स्टील के सहारे। बिजली की तारें दीवारों में आंशिक रूप से धंसी हुई थीं, मानो किसी ने रास्ते में बिजली बिछाने का काम शुरू किया हो और फिर बीच में ही रोक दिया हो। लेकिन अंदर जाने पर सामग्री पूरी तरह बदल गई। नीचे की पत्थर की नक्काशी हाथ से की गई थी। इस पर पारंपरिक छेनी के निशान हैं, मशीनरी के नहीं। पत्थर के ब्लॉकों के बीच जोड़ असमान है। यह अनियमित शिल्प कौशल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित किसी भी संरचना की तुलना में 20वीं शताब्दी के आरंभिक उत्खनन से जुड़ा है। सुरंग संरचना की तस्वीरों का बाद में अध्ययन करने वाले इंजीनियरों ने निष्कर्ष निकाला कि निचले हिस्से संभवतः ऊपर बने घर से दशकों पहले बनाए गए थे, संभवतः 1900 के दशक की पहली तिमाही में। जरा इस बात पर गौर करें, जीन हैकमैन की लाइब्रेरी के नीचे की सुरंग शायद उनके आने से पहले से ही मौजूद थी। इसे किसी और ने बनवाया था, किसी और ने इसे और मजबूत किया, किसी और ने उस प्रवेश द्वार को दीवारों के अंदर छिपा दिया जो बाद में उनका निजी अध्ययन कक्ष बन गया। और तब से लेकर अब तक के बीच किसी समय किसी ने यह सुनिश्चित किया कि उसके ऊपर डेस्क पर रखे लैपटॉप में उन सभी बातों का विस्तृत रिकॉर्ड मौजूद हो। सेंटा फे और आसपास के क्षेत्र में भूमिगत निर्माण का एक सुस्थापित इतिहास है। 1800 के दशक के उत्तरार्ध और 1900 के दशक के आरंभिक वर्षों में घरों, पशुपालन स्थलों और व्यापारिक चौकियों के नीचे तापमान नियंत्रित भंडारण और आश्रय के लिए नियमित रूप से भूमिगत कक्ष बनाए जाते थे। अधिकारियों का कहना है कि हैकमैन का अल्जाइमर रोग इतना गंभीर था कि वे अपनी पत्नी के मृत शरीर के साथ 1 सप्ताह तक न्यू मैक्सिको स्थित अपने घर में रहे। या शायद यह कहना अधिक उचित होगा कि वे किसी तरह जीवित रहे और फिर उनका भी निधन हो गया। उत्तरी न्यू मैक्सिको की भू आकृति, जिसमें ज्वालामुखी चट्टानें, बलुआ पत्थर और संकुचित मिट्टी शामिल हैं, ने सुरंग खोदना देश के लगभग किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक आसान बना दिया।
प्रारंभिक खोजकर्ताओं ने भूभाग में अन्वेषणात्मक शाफ्ट खोदे। इनमें से कुछ का पुनः उपयोग किया गया, कुछ को मजबूत बनाकर बढ़ती हुई इमारतों के नीचे दबा दिया गया था। कुछ पीढ़ियों के दौरान स्वामित्व बदलने के साथ साथ स्मृतियों से ही गायब हो गईं। लेकिन इस सुरंग के निचले हिस्से किसी खाद्य भंडार या तूफान आश्रय की तरह नहीं दिखते थे। वे किसी ऐसी चीज की शुरुआत लग रहे थे जो पूरी तरह से किसी अलग उद्देश्य से बनाई गई हो, कोई ऐसी चीज जो कहीं और जाकर जारी हो। और सीढ़ी किसी निर्जीव दीवार पर जाकर खत्म नहीं होती थी, वह एक कमरे में जाकर समाप्त होती थी। उस कमरे के अंदर क्या था, इसी वजह से मौतों की व्याख्या हो जाने के कई दिनों बाद भी संघीय जांचकर्ता उस जगह पर मौजूद थे। सुरंग के निचले हिस्से में स्थित भूमिगत अभिलेखागार कक्ष किसी भंडारण स्थल से ज्यादा ऐसी जगह लग रहा था जहां जानबूझकर जानकारी छिपाई गई हो। पुरानी लकड़ी की पेटियां फर्श से छत तक दीवारों पर सटी हुई थीं। कुछ डिब्बे वर्षों के भार से ढह गए थे। उनका सामान पत्थर के फर्श पर ढेरों में बिखर गया था, जिन पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी। कुछ डिब्बे अभी भी बंद थे, जिनके ढक्कन मुड़े हुए थे। पुराना होने के बावजूद कमरा अब भी सही सलामत था, मानो कभी इसे व्यवस्थित किया गया हो, एक उद्देश्य और सटीकता के साथ, और फिर बंद करके छोड़ दिया गया हो। बक्सों के अंदर जांचकर्ताओं को कई दशकों के दस्तावेज, तस्वीरें और धातु के उपकरण मिले। कई तस्वीरों की पहचान 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल की हुई। नक्शों और तकनीकी रेखाचित्रों से ढकी मेजों के चारों ओर पुरुषों के समूह एकत्रित थे। सभी ने औपचारिक वस्त्र, गहरे रंग के सूट और भारी कोट पहने हुए थे, जिससे पता चलता है कि ये बैठकें 1920 और 1930 के दशक में हुई थीं। कई तस्वीरों में पुरुष वास्तुशिल्प, लेआउट या इंजीनियरिंग योजनाओं जैसी दिखने वाली चीजों का अध्ययन कर रहे थे। एक तस्वीर के कोने में हाथ से लिखी तारीख थी, 1937। और यह देखिए, दस्तावेजों को पढ़ना कठिन था, लेकिन वे और भी अधिक विचलित करने वाले थे। कई दस्तावेज फीकी स्याही से ऐसे कागज पर लिखे गए थे जो समय के साथ जर्जर हो चुका था। अन्य दस्तावेज सरकारी टाइपराइटरों की कार्बन कॉपी थे। कई पन्नों पर गुप्त संकेत लिखे हुए थे। साथ ही नामों की अधूरी सूचियां और घटनाओं का विवरण भी था, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अभिलेखों में कहीं भी नहीं मिलते थे। कुछ पन्ने आंशिक रूप से जले हुए थे, किनारे झुलसे हुए और नाजुक थे, जिससे पता चलता है कि किसी ने कभी इस कमरे की सामग्री को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही उसे छोड़ दिया था। वे जो भी मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उसे पूरा नहीं कर पाए। उसे पैक थी। कागजों के बीच धातु के उपकरण, मापन उपकरण, नापने के औजार, छोटे यांत्रिक पुर्जे बिखरे पड़े थे, जो प्रारंभिक सर्वेक्षण उपकरणों के पुर्जों से मिलते जुलते थे। ये वही उपकरण थे जिनका उपयोग सरकारी इंजीनियर न्यू मैक्सिको में तेजी से और गुप्त रूप से हो रहे विकास के दौरान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए करते थे। बाद में इसी तरह की कलाकृतियों की तस्वीरों की समीक्षा करने वाले इतिहासकारों ने पाया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में इस क्षेत्र में काम करने वाले सर्वेक्षक और सरकारी शोधकर्ता लंबी फील्ड असाइनमेंट पर नियमित रूप से ठीक इसी तरह के पोर्टेबल सटीक उपकरण अपने साथ ले जाते थे। यहां वह बात है जिसने जांचकर्ताओं को चौंका दिया। दस्तावेजों में से कई पन्ने निजी सांकेतिक भाषा में लिखे हुए प्रतीत होते थे, जो संक्षिप्त चिन्हों और अधूरे शब्दों की एक प्रणाली थी। यह मानक सरकारी कोड नहीं था, बल्कि एक निजी कोड के समान था। किसी ने जानकारी दर्ज करने का अपना एक तरीका विकसित किया था, जो इसे पढ़ने का प्रशिक्षण न प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अर्थहीन था।
उन पन्नों पर भी बाकी सभी चीजों की तरह आंशिक रूप से जलने के निशान थे, जिसका अर्थ है कि जिसने भी अभिलेखागार को नष्ट करने का प्रयास किया था, उसने जानबूझकर कोडित सामग्री को निशाना बनाया था, न कि कमरे को यूं ही खाली कर दिया था। काम पूरा होने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया, या उन्होंने बीच में ही तय कर लिया कि वे इसे पूरा नहीं कर सकते। सीलबंद बक्सों में से एक के अंदर बाकी सामग्रियों से अलग और ओनिल क्लॉथ में लिपटा हुआ, जिसने इसे कमरे की बाकी सभी चीजों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में संरक्षित रखा था, जांचकर्ताओं को एक साधारण मैनीला फोल्डर मिला। इसकी सामग्री सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। यह पुष्टि हो चुकी है कि इसे अन्य सभी अभिलेखीय सामग्रियों से अलग करके संपत्ति से हटाया गया और जांच के लिए सीधे एक संघीय सुविधा केंद्र में ले जाया गया। वह फोल्डर उन चीजों में से एक है जिनके बारे में FBI ने तब से सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा नहीं की है। अब यहां वह बात है जिसके लिए उस टीम का कोई भी सदस्य तैयार नहीं था, क्योंकि उन दस्तावेजों, तस्वीरों, उपकरणों या यहां तक कि उस सीलबंद फोल्डर ने भी जांचकर्ताओं का ध्यान उस तरह आकर्षित नहीं किया जिस तरह कक्ष के अंतिम छोर पर खड़ी संरचना ने किया। कमरे के पीछे पत्थर की दीवार में सीधे धंसा हुआ एक लोहे का दरवाजा था और उसे गलत तरफ से बंद किया गया था। दरवाजा अंदर से बंद होता था। लोहे का यह दरवाजा अपने आसपास की सुरंग के युग का नहीं था। इसकी इस्पात संरचना 20वीं शताब्दी के मध्य में सरकारी सुरक्षा केंद्रों में लगाए गए प्रबलित तिजोरी दरवाजों के अनुरूप थी। मोटी धातु की परत, बड़े कील लगे हुए कब्जे जो औद्योगिक स्थायित्व के साथ सीधे आसपास के पत्थरों में जड़े हुए थे। कई वर्षों तक नम और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भूमिगत रहने के बावजूद दरवाजा संरचनात्मक रूप से अक्षुण्ण था और इतनी मजबूती से बना था कि किसी निजी आवासीय संपत्ति में इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन जिस बात ने जांचकर्ताओं को चौंका दिया वह यह थी कि ताला लगाने का तंत्र बाहर की ओर, कक्ष की ओर था। दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था, यानी जिसने भी उसे बंद किया था वह उस कमरे में नहीं था जहां जांचकर्ता खड़े थे। वे दरवाजे के उस पार मौजूद किसी भी जगह में थे, एक ऐसी जगह जिसे उस टीम के किसी भी सदस्य ने अभी तक नहीं देखा था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में इस रिकॉर्डिंग के समय तक अधिकारियों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से पुष्टि चामोती या वर्णन नहीं किया है। जैसे जैसे वे करीब से देखते गए, विवरण और भी अजीब होते गए। इस्पात की सतह पर मशीनिंग के हल्के निशान थे। यह दरवाजा किसी औद्योगिक कारखाने में निर्मित किया गया था, न कि हाथ से। इसकी मोटाई और सुदृढ़ीकरण का पैटर्न 20वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित उन तिजोरी नुमा दरवाजों से मेल खाता था जो गोपनीय अभिलेखागारों या विशेष उपकरणों को जबरन घुसपैठ और पर्यावरणीय क्षति से बचाने के लिए बनाए गए थे। कब्जे अंदर की तरफ लगे हुए थे। यह एक ऐसी डिजाइन विशेषता है जो लगभग विशेष रूप से बंकर निर्माण में पाई जाती है, जहां दरवाजों को बाहरी दबाव का सामना करने के लिए बनाया जाता है और फ्रेम के किनारों पर जांचकर्ताओं को भारी रबर सीलिंग सामग्री के निशान मिले। यह उस प्रकार की सामग्री है जिसे विशेष रूप से वायुरोधी वातावरण में लगाया जाता है। किसी ने इस दरवाजे को इसके दूसरी तरफ जो कुछ भी था उसकी सुरक्षा के लिए बनाया था, और जिसने भी इसे आखिरी बार बंद किया था वह उस समय अंदर ही खड़ा था। यह वह हिस्सा नहीं है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा वह है जो इससे ठीक ऊपर पुस्तकालय में डेस्क पर खुले पड़े लैपटॉप और उस स्क्रीन पर मौजूद शोध फाइलों के बारे में संकेत मिलता है जो सीधे इस कमरे की ओर इशारा कर रही थी।
उत्तरी न्यू मैक्सिको में स्थित लॉस अलामोस का इलाका आम अमेरिकी ग्रामीण इलाकों जैसा नहीं है। हैकमैन एस्टेट से 1 घंटे से भी कम की दूरी पर लॉस अलामोस स्थित है। 1940 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी सरकार ने उस दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के संचालन केंद्र में बदल दिया था। वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैन्यकर्मी गुप्त रूप से पहुंचे। पूरे समुदायों को विस्थापित किया गया, सड़कों को प्रतिबंधित कर दिया गया और सार्वजनिक मानचित्रों से हटा दिया गया। परमाणु हथियार विकसित करने की होड़ में लगे अमेरिकी इतिहास में इस क्षेत्र को सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत रखा गया था। उन पहाड़ों में जो कुछ भी हुआ उसे जानबूझकर इस तरह से अंजाम दिया गया था कि वह कभी किसी को दिखाई न दे या उस पर चर्चा न हो। युद्ध समाप्त होने के बाद भी गोपनीयता नहीं हटाई गई। इसका विकास हुआ। शीत युद्ध के दौरान उत्तरी न्यू मैक्सिको गुप्त प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुविधाओं और भूमिगत प्रतिष्ठानों के एक विस्तृत नेटवर्क का केंद्र बन गया। लॉस अलामोस राष्ट्रीय प्रयोगशाला लगातार बढ़ती रही और भौतिकी, हथियार अभियांत्रिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों में उन्नत कार्य करती रही, जो दशकों तक गुप्त रहे। बहुत बाद में जारी किए गए सरकारी रिकॉर्डों ने पुष्टि की कि पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमिगत निर्माण कार्य हुआ था। मजबूत बंकर, भूमिगत प्रयोगशालाएं और सुरक्षित भंडारण क्षेत्र सीधे पठार और पर्वतीय चट्टानों में खोदे गए थे, जिनमें मोटी भू आकृति का उपयोग प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में किया गया था। इनमें से कुछ सुविधाओं को अंततः ध्वस्त कर दिया गया था, कुछ दस्तावेज सीलबंद कर दिए गए और कुछ तो कार्यक्रमों में बदलाव के साथ साथ सक्रिय दस्तावेजीकरण से ही गायब हो गए, क्योंकि जिन परियोजनाओं का वे समर्थन करते थे वे वर्गीकरण की कई परतों के नीचे दब गईं। और यही वह सवाल है जिसका जवाब जांचकर्ताओं ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिया है। क्या होगा अगर हैकमैन एस्टेट के नीचे बनी सुरंग की शुरुआत किसी निजी निर्माण परियोजना के रूप में न हुई हो? क्या होगा अगर इसका निर्माण उन वर्षों में हुआ हो जब उत्तरी न्यू मैक्सिको दुनिया की सबसे गोपनीय संपत्ति हुआ करती थी? इससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि सुरंग के सबसे पुराने हिस्से किसी आवासीय तहखाने की बजाय किसी सुरक्षित सरकारी प्रतिष्ठान जैसे क्यों दिखते हैं। इससे मध्य शताब्दी के संघीय मानकों के अनुसार बने तिजोरी के दरवाजे की व्याख्या भी हो जाएगी। इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि प्रवेश द्वार को घर के वास्तुशिल्प ढांचे में ही निर्मित एक सटीक इंजीनियरिंग तंत्र से क्यों छिपाया गया था। ताला नहीं, प्लाईवुड नहीं, बल्कि कुछ स्थायी और सोची समझी चीज। और इससे बात समझ में आ जाएगी कि जीन हैकमैन का लैपटॉप खोले जाने पर संघीय जांचकर्ताओं ने तुरंत यह फैसला क्यों किया कि इस मामले में उनकी भागीदारी आवश्यक है। लैपटॉप में क्या था? यहां हम जो जानते हैं वह यह है, जब FBI ने हैकमैन की लाइब्रेरी डेस्क पर रखे डिवाइस की जांच की तो उन्हें जो मिला उससे संघीय हस्तक्षेप की नौबत आ गई, जो सामान्य मृत्यु की जांच से कहीं अधिक व्यापक है। जांच के दायरे से परिचित सूत्रों ने संकेत दिया है कि लैपटॉप में मौजूद सामग्री सीधे भूमिगत अभिलेखागार की सामग्री से जुड़ी हुई थी। ये दोनों खोजें संयोगवश नहीं थीं और हैकमैन ने भूमिगत स्थान को बिना यह जाने कि उसमें क्या है विरासत में नहीं लिया था। उन्हें पता था, वे वर्षों से इस पर शोध कर रहे थे। डिवाइस पर मौजूद फोल्डर संरचना में व्यवस्थित शोध फाइलें थीं, जिनमें उन विषयों को शामिल किया गया था जो नीचे के कक्ष में मौजूद दस्तावेजों द्वारा दर्शाए गए ऐतिहासिक काल से बिल्कुल मेल खाते थे। स्कैन की गई तस्वीरें, टाइप किए गए सारांश, क्रॉस रेफरेंस की गई टाइमलाइन, इतिहासकारों, अभिलेखपालों
और कम से कम एक संघीय अभिलेख सुविधा से जुड़े व्यक्ति के साथ पत्राचार। इस तरह का व्यवस्थित निरंतर काम, जिसमें महीनों का प्रयास और आप वास्तव में क्या खोज रहे थे इसकी स्पष्ट समझ आवश्यक होती है। अब उस सुरंग के ऊपर स्थित पुस्तकालय के बारे में सोचें। अमेरिकी इतिहास, सैन्य रणनीति, शीत युद्ध के आधारभूत ढांचे और सरकारी गोपनीयता कार्यक्रमों पर सैकड़ों टीकाकृत पुस्तकें, पन्नों के बीच में हस्तलिखित टिप्पणियां, हैकमैन की सावधानी पूर्वक लिखी गई हाशिए की टिप्पणियां पूरे पृष्ठों पर फैली हुई हैं। यह किसी उपन्यासकार की रंग और वातावरण की खोज में लगी शोध पुस्तकों की अलमारी नहीं थी। यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा वर्षों से किया जा रहा एक शोध कार्य था, जो एक गुप्त मार्ग के ठीक ऊपर वाले कमरे में काम कर रहा था। उस व्यक्ति की पहुंच ऐसे नेटवर्क और स्रोतों तक थी जहां तक पहुंचने का तरीका भी आम लोगों को पता नहीं होता। वह कुछ इकट्ठा कर रहा था, एक समय रेखा बना रहा था और अपने ही घर के फर्श के नीचे मिली जानकारी की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहीं से मामला अजीब मोड़ लेता है। अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले हैकमैन एक ऐसी खामोशी में डूब गए थे जो उनकी सामान्य निजता से बिल्कुल अलग थी। न कोई आउटगोइंग कॉल, न कोई निर्धारित आगंतुक और न ही सड़क से दिखाई देने वाली कोई गतिविधि। वर्षों से सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से चल रहा वह परिवार अचानक पूरी तरह शांत हो गया। एक ऐसे व्यक्ति में आया यह बदलाव जिसने नियंत्रित एकांत के इर्द गिर्द अपना पूरा जीवन बना लिया था। पुस्तकालय में जांचकर्ताओं को मिली चीज के संदर्भ में बिल्कुल अलग महत्व रखता है। वह लैपटॉप, छिपा हुआ मार्ग, भूमिगत अभिलेखागार, अंदर से बंद दरवाजा। 2 मौतों के मामले में संघीय सरकार की प्रतिक्रिया, जिन्हें आधिकारिक तौर पर प्राकृतिक कारणों से हुई मौतें बताया गया है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के संकेत नहीं हैं जो चुपचाप जीवन समाप्त कर रहा हो। एक ऐसा जीवन जो रहस्यों से भरा हुआ था। जीन हैकमैन ने अपने करियर में ऐसे किरदार निभाए जो गोपनीय जानकारी के महत्व को समझते थे। द फ्रेंच कनेक्शन, वार्तालाप, राज्य का शत्रु, निरंकुश सत्ता। एक के बाद एक फिल्मों में उन्होंने ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो खतरनाक जानकारी के भंडार को भली भांति जानता था और यह भी भली भांति समझता था कि जो लोग इसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं उनका क्या अंजाम होता है। लंबे समय तक इन भूमिकाओं को केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेता की गहन अभिनय क्षमता के रूप में देखना आसान था, लेकिन अब उस सांता फे एस्टेट के बाहर से इन भूमिकाओं को देखिए, जहां संघीय वाहन मौजूद हैं और जांचकर्ता उनकी निजी लाइब्रेरी के नीचे एक छिपी हुई सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और उन प्रस्तुतियों का स्तर पूरी तरह से बदल जाता है। जीन हैकमैन के बारे में ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे जो खाली समय में उपन्यास लिखते थे। वे एक अब जरा उस शख्स की तुलना उस संपत्ति से कीजिए जिसमें वह 20 साल रहा। सांता फे के बाहर एक सुनसान इलाका, मजबूत बाड़, निगरानी प्रणालियां, शीत युद्ध के बुनियादी ढांचे, गोपनीय सरकारी कार्यक्रमों और उत्तरी न्यू मैक्सिको के भूमिगत निर्माण इतिहास पर टिप्पणियों से भरी किताबों से सुसज्जित पुस्तकालय। किताबों की अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ यांत्रिक मार्ग, 100 साल पुराने दस्तावेजों से भरा एक भूमिगत अभिलेखागार, आंशिक रूप से जले हुए गुप्त अभिलेख और संघीय एजेंटों द्वारा हटाई गई एक सीलबंद फाइल, और डेस्क पर एक लैपटॉप जिसमें एक सामान्य कल्याण जांच को संघीय जांच में बदलने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। यह कोई साधारण सेवानिवृत्ति नहीं है, यह एक परियोजना है। इनमें से कोई भी बात इस बात की पुष्टि नहीं करती कि हैकमैन किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल थे,
लेकिन जिस संपत्ति के इर्द गिर्द उन्होंने अपने अंतिम वर्ष बिताए, वह सार्वजनिक जीवन से दूर रहने का एक साधारण ठिकाना नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह सार्वजनिक जीवन की भागदौड़ से दूर एक शांत स्थान था। अब भी रहस्य बना हुआ है। जांच के बाद से हैकमैन की संपत्ति के नीचे मिली चीजों के पूरे विवरण के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। भूमिगत अभिलेखागार की सामग्री को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोहे के दरवाजे का जिक्र नहीं किया गया है। लैपटॉप फाइलों और पुस्तकालय के नीचे स्थित कक्ष के बीच संबंध की औपचारिक रूप से कभी पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है। जब पत्रकारों ने मामले के संघीय पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा, तो उन्हें केवल मृत्यु के पुष्ट कारणों से संबंधित बयानों की ओर निर्देशित किया गया, जिससे संपत्ति से संबंधित हर प्रश्न अनुत्तरित रह गया। यह चुप्पी अपने आप में एक प्रकार की जानकारी है। जिन जांचों का निष्कर्ष साफ सुथरा निकलता है, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है और जानकारी सार्वजनिक कर दी जाती है। लेकिन उनमें संघीय एजेंसियों की भागीदारी, विस्तृत फोरेंसिक जांच और किसी भूमिगत कक्ष से चुपचाप सामग्री को हटाना शामिल नहीं होता, जबकि उस कक्ष का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। सुरंग, अभिलेखागार, तिजोरी के दरवाजे और लैपटॉप फाइलों के बारे में किसी भी आधिकारिक स्पष्टीकरण का अभाव यह दर्शाता है कि जो कुछ भी मिला है वह या तो अभी भी प्रक्रियाधीन है या उसे इस स्तर की गोपनीयता में रखा गया है कि अब या भविष्य में भी उसका सार्वजनिक खुलासा संभव नहीं है। उस पुस्तकालय के नीचे बनी सुरंग किसी ने बनवाई, किसी और ने उसे मजबूत किया और उसके बाद किसी ने उसे घर की दीवारों के बांव के अंदर छिपा दिया। दशकों तक अलग अलग मालिकों के हाथों में रहने के बावजूद इसमें कई बदलाव हुए और आखिरकार 2025 की एक ठंडी फरवरी की सुबह, जब कुछ अनसुनी कॉलों ने पुलिस को एक बंद गेट पर पहुंचा दिया, तब जाकर यह सुरंग संरक्षित हुई। हैकमैन शायद पहले मालिक थे जिन्हें वास्तव में पता था कि वहां क्या छिपा है, चाहे उन्होंने उस मार्ग को खोजा हो और उसमें मौजूद जानकारी के आधार पर 20 साल तक खोजबीन की हो, या उन्होंने सांता फे में अपना पूरा जीवन उसी मार्ग की खोज में लगाया हो। यह बात जांच से बाहर के लोग नहीं बता सकते। यह स्पष्ट है कि जब उनका शव मिला, तब तक उस घर में रहने वाला व्यक्ति लंबे समय से उस मार्ग के नीचे छिपे रहस्य के बारे में गंभीर सवाल पूछ रहा था, और उन्हें जो भी जवाब मिले वे एक लैपटॉप की फाइलों में मौजूद हैं, जिसके बारे में FBI ने उस पुस्तकालय से बाहर निकलने के बाद से सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा नहीं की है। उस लोहे के दरवाजे के पीछे, जो अंदर से बंद है, सरकारी तिजोरी के मानकों के अनुसार बना है और एक मृत व्यक्ति के निजी पुस्तकालय के नीचे बने कक्ष में सील बंद है। एक कमरा है जो लंबे समय से खुलने का इंतजार कर रहा है। FBI जानती है कि उस लैपटॉप में क्या था। वे जानते हैं कि अभिलेखागार में क्या है। हो सकता है कि उन्हें पहले से ही पता हो कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। अगर इनमें से कुछ भी कभी सार्वजनिक हुआ, तो जीन हैकमैन ने अपने जीवन के अंतिम 20 वर्षों में उस घर में क्या किया, इस बारे में हमारी सारी धारणाएं बदल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि जब यह खबर सामने आए तो आप यहीं मौजूद रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोहे का दरवाजा, लैपटॉप की फाइलें और इस मामले को लेकर संघीय सरकार की चुप्पी कहीं नहीं जाने वाली, और न ही हम जाने वाले हैं।